वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनप्लग माइक और मैं हूं बासित शहबाज। आज के अनप्लग माइक में कुछ ऐसी बातें जो अनसेंसर्ड रहनी चाहिए वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में फ़ौजी मुदाखलतों ने 1958, 1977 और 1999 जैसे अदवार में सियासी ढांचा बदल दिया। इन अदवार में कुछ मजहबी उलमा, मजहबी जमातें और मजहबी इदारों ने फ़ौजी इक़दाम या इनके बाद बनने वाली पॉलिसियों को शरई कानूनी जवाज़ फराहम करने में किरदार भी अदा किया। सबसे नुमाया मिसाल जनरल ज़ियाउल हक की इस्लाम साज़ी है, जहाँ रियासत ने उलमा को फ़ेडरल शरीयती कोड और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हदूद वगैरह के कवानीन के ज़रिए शामिल किया और इसके नतीजे में बहुत से उलमा ग्रुप्स ने इस अमल को हिमायत या कम से कम इसको तस्लीम किया। इस तरह के बाद अदवार में फ़ौजी इक़दामात को आइनी या कानूनी तौर पर वैलिडेट या लेजिटिमेट से करने की कोशिश भी की गई। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ आया, एक सवाल बार बार उठा, क्या सब सिर्फ ताकत के ज़ोर पे हुआ या फिर उलमा कराम और मजहबी तबके ने भी जर्नैलों को शरई और इखलाकी जवाज़ फराहम किया। आज हम जज्बाती नहीं, तारीख़ी, दस्तावेज़ी और इस दीगर हवालों के साथ आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ 1958 में जनरल अयूब ने लगाया। इसके बाद 1977 में जनरल ज़ियाउल हक और फिर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ। हर बार आइन मुअत्तल हुआ, मुंतखब हुकूमतें ख़त्म की गईं, लेकिन एक बात मुश्तरक रही कि रियासत को जवाज़ की ज़रूरत थी और ये जवाज़ अक्सर मज़हब के ज़रिए फ़राहम किया गया। मखसूस मिसालें और हवालाजात जो हैं उसकी बात की जाए तो ज़ियाउल हक ने मजहबी हलकों को रियासती पॉलिसी में शामिल किया, जैसे हदूद ऑर्डिनेंस या फिर फेडरल शरीयती कोड जैसी चीज़ें की गईं। और ये इस्लाहात बताती हैं कि हुकूमत ने इस्लामी जवाज़ को रियासती ताकत में तब्दील किया और ये अमल उलमा के साथ साथ ताउन के बगैर मुमकिन न था, यानी उलमा का ताउन हुआ तो इस अमल को एक जवाज़ फराहम किया गया। मार्शल लॉ ने एक हुकूमती मॉडल कायम किया जिस पर बाद के फ़ौजी भी अमल करते रहे। 1958 के बाद के फ़ौजी अदवार, जिसमें 1958, 1969, 1977, 1978 और 1999 से 2008 यानी मुशर्रफ का दौर, ये दिखाते हैं कि फ़ौजी मुदाखलतें बार बार सियासी खला और कमज़ोर सिविल इदारों के तनाजुर में आई। तालीमी तज़िये की बात की जाए इस पर, या अदालती कानूनी तौसीक़ का किरदार बात की जाए, मसलन 1999 के हवाला जो हैं वो दिए जाएँ हवालाजात, या उस हवाले से बात की जाए तो मुशर्रफ दौर के मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट और इसके फ़ैसले यानी रिपोर्ट्स में इख्तियारात की कानूनी हैसियत पर बहस मौजूद है, जो बताती है कि रियासती और अदालती इदारे भी कभी कभार फ़ौजी इक़दामात को कानूनी रंग देने में शामिल रहे हैं। तहकीकी काम और जरीदे बताते हैं कि उलमा सियासी अहलकारों के साथ मिलकर शरीक इक़्तिदार या काम करते इसको लेजिटिमाइज़ करते हुए नज़र आए हैं। मुख्तलिफ़ तहकीकी पेपर्स जो हमने इस हवाले से सर्च किए या किताबी चैप्टर्स में उलमा और पीरों के सियासी असर व रसूख और फ़ौजी रियासती इदारों की तफसील भी मिलती है। मसलन बहुत से जैसे जनूबी पंजाब के इलाके हैं जहाँ पर जो वहाँ के पीर हैं या पीर घराने हैं वो मज़हब की बुनियाद पर वोट हासिल करते हुए भी नज़र आते हैं। मुख्तलिफ उलमा जमात का मौक़िफ़ यकसा नहीं था। एक बड़ी हकीकत यह भी है कि उलमा एक हमवार ब्लॉक नहीं रहा। कुछ ने फ़ौजी हुकूमतों की हिमायत की, कुछ ने मुखालफत की और बाज़ ने निस्बतन जो मर्जियत पसंदी रवैया है वो अपनाया। लिहाजा हम वीलॉग में आम इशारा करने के बजाय मखसूस अफराद या इदारों समेत इनके बयानात पेश कर रहे हैं। पहला मरहला था जनरल अयूब का, जो कि 1958 से 1969 तक रहा। 1958 के फ़ौजी कब्ज़े ने पाकिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत का एक नुमाया नमूना कायम किया। इस दौर के बारे में तालीमी जायज़े और तहकीकी मकालात इस तवील रुझान की वजाहत करते हैं कि जिसने आइंदा फ़ौजी मुदाखलतों के लिए राह भी हमवार की। अयूब खान के दौर में अगरचा खुली मजहबी हुकूमत नहीं थी, लेकिन मार्शल लॉ का मुकम्मल बचाने के लिए इसके नाम पर कबूल करवाया गया। बाज़ मजहबी हलकों ने मज़ाहमत की, मगर मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म और दीनी अपोजिशन सामने ना आ सकी। यही वो बुनियाद थी जिस पर बाद के जर्नैलों ने मज़ीद मजबूत मॉडल इख्तियार किया और वो मॉडल अपनाया। दूसरा और अहम मरहला यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक का है, जो कि 1977 से 1978 पर पाकिस्तान में काबिज़ रहे। ज़ियाउल हक ने इस्लामियात को रियासती पॉलिसी का मरकज़ बनाया। इस अमल को इस्लामाइजेशन में विफाकी शरीयती कोड यानी हदूद ऑर्डिनेंस और बलीग कानूनी तब्दीलियाँ लाईं।
وہ اپنے سیاسی قبضے کو جواز دینے کے لیے اہل علم اور دینی حلقوں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں رہے۔ بہت سے تجزیہ نگار اور صدارتی اور تحقیقی مضامین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ضیاء نے مذہبی رہنماؤں کو حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی پالیسیوں کو مضبوط کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جہاں فوج اور مذہب کا گٹھ جوڑ پاکستان میں پہلی دفعہ براہ راست کھل کر سامنے آیا۔ جنرل ضیاء نے کہا کہ میرا مشن نظام مصطفیٰ ہے، اور اسی دور کے اندر حدود آرڈیننس، وفاقی شرعی آرڈیننس، زکوٰۃ اور عشر نظام کے علاوہ اسلامی تعزیرات بھی متعارف کروائی گئیں۔ یہ سب اقدامات علماء کی مشاورت حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ کئی معروف مذہبی شخصیات اور جماعتیں اس عمل کا حصہ بھی بنیں۔ یوں مارشل لاء کو پہلی بار باقاعدہ اسلامی رنگ فراہم کیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عامر امیر المومنین بن گیا اور مخالفت، بغاوت یا غیر اسلامی قانون کے اوپر جو یہ بیانیہ تھا وہ بنایا گیا۔ جبکہ تیسرا سب سے اہم مرحلہ، جو کہ شاید جینزس کے بھی علم میں ہو، وہ جنرل پرویز مشرف کا تھا۔ 1999 سے 2008 تک یہ ادوار قائم رہا۔ بہت سے علماء ان کے ساتھ بھی موجود رہے، بہت سی جماعتیں انہوں نے قائم کیں، اور بہت سی ایسی اسلامی جماعتیں تھیں جو مذہب کے نام پر ان کے ساتھ جڑی رہیں۔ اکتوبر 1999 کے بعد 12 اکتوبر 1999 کے بعد مشرف نے عبوری ضابطے اور ایمرجنسی کے ذریعے آئینی کارروائیاں معطل کیں۔ عدالتی فیصلوں اور حکومت کے دستاویزات میں اس دور کی قانونی عدالتی توسیع کے ثبوت ملتے ہیں۔ بغیر مذہبی اور سیاسی عناصر کے اس دور میں بھی مختلف انداز میں موقف اختیار کیا گیا۔ عدالتی حوالہ جات اور ریسرچ پیپرز اس قانونی نقطے پر نظر ڈالتے ہیں۔ مشرف کے دور میں یہ نعرہ لگا کہ بدلو، روشن خیال، اعتدال، مگر طریقہ وہی رہا۔ سپریم کورٹ سے حلف جو لیا گیا وہ PCO ججز نے لیا، اور کچھ مذہبی اور سیاسی عناصر کی خاموشی اور مشاورت حمایت میں رہی۔ یہاں بھی سوال یہ تھا کہ کیا طاقت کو قبول کرنا مصلحت تھی یا اصولوں سے انحراف؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کہنا دیانتداری نہیں کہ تمام علماء جرنیلوں کے ساتھ رہے۔ کئی علماء نے جرنیلوں کے خلاف جیلیں بھی کاٹیں، کوڑے کھائے، عامریت کی مخالفت کی، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ریاستی طاقت کے قریب رہنے والے مذہبی طبقے نے عامریت کو اخلاقی سہارا ضرور فراہم کیا۔ لیکن آج بھی طاہر اشرفی جیسے، مولانا طارق جمیل جیسے، یا راغب نعیمی جیسے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے علماء ہیں، وہ آپ کو ان کی کانفرنس پہ بھی نظر آتے ہیں، وہ بڑے اقتدار والوں کے دروازے پر بھی کھڑے نظر آتے ہیں، وہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے ساتھ بھی کھڑے نظر آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو خود جاگیردار ہیں۔ جرنیل یا سیاستدانوں کے دروازے پر کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے، لیکن عام آدمی سے ملنا تو دور کی بات، ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ جنگ مفادات کی ہے، مذہب کی نہیں۔